नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। और आज टॉपिक होगा आपका मुगल साम्राज्य का पतन या पतन की ओर अग्रसर जब हो जाता है आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो पहला क्वेश्चन लिखा नीलू में से, किस मुगल सम्राट ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से वापस लाता है 1679 के आसपास। इस टाइम पे वापस ला देता है, तो औरंगजेब था। तो लिखा हुआ औरंगजेब मुगल बोल सकता है अगर साम्राज्य का छठा शासक था। लगभग 49 साल का शासन काल है इसका। अगर देखा जाए तो जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1658 से और 1707 तक का इसका कह सकते हैं रेन है। तो लिखा हुआ साल की अवधि के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। व्यापक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतिम सफल सम्राट के रूप में माने जाने वाले औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी का संकलन किया था और भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया कानून, ठीक है ना, जो इस्लामिक कानून होता है या इस्लामी अर्थशास्त्र को पूरी तरह से विकसित करने वाले कुछ सम्राटों में से वो एक था। औरंगजेब अपने धार्मिक धर्म के लिए विख्यात था। उन्होंने पूरे कुरान को याद किया, हदीसों का अध्ययन किया और इस्लाम के अनुष्ठानों को कठोरता के साथ मनाया। अकबर की धार्मिक नीति पूरी तरह से का विपरीत थे, बिल्कुल ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपरीत नीति अपनाई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुगलों के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। किस शासक के शासनकाल के दौरान अवध, हैदराबाद, देखो अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल और पंजाब जैसे राज्य स्वतंत्र राज्यों की स्थिति की तरफ बढ़े? तो ये तो कब की बात है? लगभग 1750 के आसपास की बात है, ठीक है ना। तो उस समय जो शासक था वो था आपका मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला। इसी के टाइम पे 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है भारत पे और पिकॉक थ्रोन ले जाता है अपने साथ शाहजहाँ का, जिस पे आपका कोहिनूर गड़ा हुआ था। नादिर शाह आया था अफ़गानिस्तान से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही ख़त्म था मोहम्मद शाह रंगीला की। अगर बात करें औरंगजेब के बाद उसका जो बेटा रहता है बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, ये आपने याद रखना है। अकबर द्वितीय का नाम आता है, जब अकबर द्वितीय का सबसे ज़्यादा नाम आता है, जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी थी। देख लेते हैं 1750 के आसपास अगर आप देखें तो मुगल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गए। एक टाइम पे जब औरंगजेब का काल समय था या काल था तो बिल्कुल नीचे तक जाता था, पूरा ये भारत जो था पूरा नीचे तक जाता था औरंगजेब के शासनकाल पर। 1750 आते आते लोग मान के चलो 43 साल के अंदर अंदर ही मुगल काफ़ी ज़्यादा सिमट गए और मराठा एम्पायर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है। और ये कब तक उभरेगा? 1761 तक, जब तक पानीपत का तीसरा वॉर नहीं हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली नहीं आएगा। उसके बाद फिर एंग्लो मराठा वॉर होती है तो मराठे भी उसके बाद कमज़ोर हो जाते हैं और फिर जो सबसे बड़ी ताकत निकल के आती है 19वीं सदी में, वो आते हैं आपके कौन? अंग्रेज। तो मोहम्मद शाह लिखा हुआ, यह मुगल दरबार के मोहम्मद शाह का शासन था जब क्षेत्रीय शक्ति स्वतंत्र राज्यों की स्थिति तक पहुंच गई थी। ये क्षेत्रीय राज्य थे अवध। अवध बोला जाता है किसको? अवध बोला जाता है जैसे ये थोड़ा सा लखनऊ वाला क्षेत्र। आगे लिखा हुआ है हैदराबाद, बंगाल, पंजाब आदि। तो हैदराबाद तो आप जानते हैं नीचे की तरफ ये हैदराबाद है, इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिसलें चलती थी सिख में, और ये बंगाल है। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट थे जो 1719 में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। ये औरंगजेब के आई थिंक नहीं, बहादुर शाह प्रथम के, जिनका नाम शाह आलम प्रथम भी था, उनके पोते थे, याद रखना। इनका असली नाम था रोशन अख्तर। जन्म हुआ था 1702 में फतेहपुर सिकरी में और महज 17 साल की उम्र में वो मुगल सिंहासन पर बैठ जाते हैं। भारत में मुस्लिम समाज के पतन के कारण भी उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। उनके आनंद प्रिय और आमोद प्रमोद ने साम्राज्य के पतन की विधि को तेज किया। नाम ही था रंगीला, ठीक है ना। तो नाम से पता लग रहा है किस प्रकार का व्यक्ति था। निम्न में से किस राजपूत राज्य के शासक ने सबसे पहले मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था? मेवाड़। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब बाबर आए थे तो बाबर का हमला है 1526 का, और तो दिल्ली की तरफ तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ आते हैं। फिर 1527 में जब आपका किसका युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है, तो वो होता है राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, इन्हीं के पोते हैं कौन? महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के शासक थे, तो मेवाड़ सबसे पहले उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, याद रखना। अच्छा, राजपूतों ने कभी भी एक अखिल भारतीय साम्राज्य का गठन नहीं किया, लेकिन वे हमेशा एक मजबूत स्वतंत्र राज्य थे जिन्हें उनके साथ राजनयिक और सैन्य संबंधों के उचित निष्पादन की आवश्यकता थी। मुगलों ने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन
करना जारी रखा क्योंकि वह इसे अच्छी तरह से समझते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सभी की राजपूतों के प्रति अपनी अपनी अलग अलग नीतियाँ थीं। बाबर की पहली राजपूत जो मुगल बातचीत थी वो मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के बोल सकते मेदिनी राय के साथ थी। सफलता के बाद उसने मीनारें खड़ी की, अपने साम्राज्य के लिए सुरक्षा स्थापित की और हुमायूं से राजपूत राजकुमारियों में से एक से शादी की। वो आप जानते हैं। और मुगल सेना में राजपूतों को नियुक्त किया था। बाबर के अधीन मेवाड़ के विलय के बाद अन्य सभी राजपूत राज्यों ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने के मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। अकबर के टाइम पर सबसे ज़्यादा होता है। नए संबंधों के निर्माण में हुमायूं का अधिक योगदान नहीं था। उन्होंने पुराने संबंधों को अक्षुण्ण रखने का काम किया। अकबर ने राजपूतों के साथ सबसे कुशलता से सौहार्दपूर्ण संबंधों को अंजाम दिया। उन्होंने जहाँ भी संभव हो न केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए बल्कि धार्मिक सहिष्णुता का भी पालन किया। लेकिन जहाँ भी आवश्यक होता था वहाँ राजपूत निष्ठा लाने के लिए सैन्य अभियान भी भेजता था। उसने चित्तौड़, रणथंभौर, मेड़ता और कालिंजर जैसे किलों पर कब्जा किया। 1559 में अजमेर पर उसने कब्जा मार दिया था। मारवाड़ को एक अफगान शासक द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिसने हुमायूं के शासनकाल के बीच कुछ समय तक शासन किया था। अच्छा, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद 1757 तक उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था? तो किसकी मृत्यु के बाद? तो बस औरंगजेब ही होगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है तब तक 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो जाता है। पठान सरदार नजीब खान ने बरेली और मेरठ के उत्तरी भाग पर शासन किया। रहमत खान ने रोहिलखंड जो मेरठ और दोआब का क्षेत्र वहाँ पर, फर्रुखाबाद के नवाबों ने मध्य दोआब क्षेत्र पर, अवध के नवाबों ने फैजाबाद, लखनऊ के क्षेत्रों पर और बुंदेलखंड क्षेत्र में मराठों का शासन था। हुमायूं की अगर बात करें तो 1530 से 1540 तक शासन है, फिर 1555 से 56 तक। तो नसरुद्दीन महमूद हुमायूं जिसे कहा जाता है बाबर के बाद दूसरा शासक था भारत का मुगलों में। हुमायूं ने साम्राज्यों को अपने भाइयों में बांटा था। इसमें इसका भाई एक कौन था? कामरान था, ठीक है ना, और एक दो और भाई थे इसके। चौसा की लड़ाई 1539 में शेर खान ने मुगल सेना को नष्ट कर दिया और हुमायूं वहां से भाग गया। 1540 में बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया और अगले 15 वर्षों तक वो निर्वासन में रहा। 1555 में हुमायूं ने अफगानों को हराया और मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया था। अकबर की बात करें 1556 से 1605, तो अकबर मुगल वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक था। वह हुमायूं और हामिदा बानो बेगम के पुत्र थे जिनका जन्म 1542 में अमरकोट के शासक, ठीक है ना, राजा वीर साल के यहाँ हुआ था और ये आपका सिंध क्षेत्र में पड़ता है। उन्हें कालानौर में 1556 में 13 साल 4 महीने की छोटी उम्र में ताज पहनाया गया था। 1556 से 1560 तक बैरम खान ने उन्हें उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1580 तक अकबर ने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित कर लिया था। ये बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। शाहजहां की अगर बात करें तो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, याद रखना खुर्रम शाहजहां का नाम था, जहांगीर के बेटे थे। लिखा हुआ है का जन्म 1592 में मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गुसाई को जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखना। और अकबर की जो पत्नी थी उनका नाम हरकाबाई था। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, जगत गुसाई था, ठीक है ना। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने अपने प्रतिद्वंदियों को गद्दी पर बैठाया और विजय होकर उभरा। 14 फरवरी 1628 को आगरा में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने ताजमहल, आगरा में मोती मस्जिद, लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, शालीमार गार्डन और वर्तमान पाकिस्तान कुछ अन्य इमारतों सहित कई अचंभित वास्तुशिल्प का निर्माण करवाया था। तो स्थापत्य बोल सकते हैं, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है जहाँ शाहजहाँ का समयकाल। आगे लिखा हुआ निम्न में से कौन सा जोड़ा मराठों की कर निर्धारण प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता था 25% या बोल देते हैं 1/4 आपको कर देना होता था, और सरदेशमुखी 10% होता था, यह 1/10 भाग आपको कर के रूप में देना होता था। तो मुगलों के लिए ये मराठे क्या करते थे, इसे वसूलते थे। तो लिखा चौथ 18वीं सदी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक दैनिक कर या श्रद्धांजलि था। यह लाभ या उत्पादन पर 25% की दर से एक मामूली वार्षिक कर था। यह मुगल नाम मात्र के नियंत्रण वाली भूमि पर लगाया जाता था। सरदेशमुख चौथ के ऊपर, याद रखना, ये बोल सकता है सरचार्ज होता था, 10% का अतिरिक्त कर होता था। इसकी शुरुआत रामनगर के कोली महाराजा सोमशाह ने की थी। पोलाज और परतुई ये मुगलों के टाइम पे कर थे। एकता और जागीर दिल्ली सल्तनत, और जट और सवर ये सैन्य अधिकारी थे मुगलों के टाइम पे। जाट या सवर भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है बाद के मुगल शासन के दौरान मुगल प्रांतों में राजस्व किसान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? राजस्व किसानों को बोला जाता है, इजारेदार बोला जाता था, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ इजारा या राजस्व खेती प्रणाली जहांदर शाह द्वारा शुरू की गई थी। राजस्व किसानों को इजारेदार के नाम से जाना जाता था। टोडरमल के भू राजस्व बंदोबस्त के तहत एक निश्चित दर पर
भू राजस्व एकत्र करने के बजाय सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए राजस्व किसानों और बिचौलियों के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया था, जबकि उन्हें किसानों से जो कुछ भी वे ले सकते थे उसे लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। इससे किसानों के उत्पीड़न को बढ़ावा मिला। बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने भी अपने प्रांत में इजारा प्रणाली शुरुआत में दी। उसके बाद अंग्रेजों के टाइम पे भी देखने को मिलती है इजारेदार प्रथा, इजारेदारी सिस्टम देखने को मिलता है, जमींदारी सिस्टम देखने को मिलता है, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। वो आगे बात करेंगे। मिसलों की अगर बात करें तो ये सिख संघ होते थे या राज्य होते थे। आमतौर पर सिख संघ के संप्रभु राज्यों को संदर्भित करता है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र में 18वीं शताब्दी के दौरान उठे और नादिर शाह के आक्रमण, नादिर शाह जानते 1739 अफगानिस्तान का शासक, आक्रमण से पहले मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के कारणों में से एक के रूप में उद्यत होता है भारत की, ठीक ना। कुनबी अगर देखा जाए अत्यधिक गतिशील किसान योद्धाओं के समूह थे जो मराठा सेना की रीढ़ थे। कुनबी मुगल कुलीनता या शासक अभिजात वर्ग सामूहिक रूप से उमरा के रूप में शैलीबद्ध थे जो मनसबदारी प्रणाली की पहली श्रेणी से संबंधित थे, और सामंती सरदारों जो मुगल ताज के प्रति निष्ठा रखते थे में भूमि का अभिजात वर्ग शामिल था। तो याद रखना, उमरा मुगलों में, कुनबी मराठों में, मिस्ल और सिखों में, और इजारेदारी सिस्टम आपकी कहाँ देखने को मिलती? लेटर मुगल्स में देखने को मिलती, जहादर शाह। अच्छा, प्रसिद्ध राजा भोज में से ये परमार वंश के शासक थे, ये आपने याद रखना है, महान शासकों में से एक थे। चंदेलों की अगर बात करें, मध्य भारत के भारतीय राजपूत वंश थे। इसने मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 500 वर्षों तक लंबे समय तक शासन किया था। यह भारतीय इतिहास में महाराजा राव विद्याधर के लिए प्रसिद्ध थे जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल कर दिया था। वे मध्य भारत में उनके शासन के दौरान बनाए गए कलात्मक रूप से तरासे गए मंदिरों के लिए अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। परमार वंश की अगर बात करें तो यह राजवंश राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और बाद में मध्य भारत में मालवा क्षेत्र पर तक इसने शासन किया। दक्षिण भारतीय सम्राट गोविंद तृतीय द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। राजा भोज परमार वंश के एक शासक थे, महान शासक थे। राजा भोज द्वारा लिखित कार्यों के अनुसार यह माना जाता है कि उन्होंने 1010 से 1055 के बीच में शासन किया था। उसके शासनकाल के चरम पर उसका राज्य पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती नदी तक और उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था। प्रतिहारों की बात करें तो कन्नौज पर शासन किया है। अधिकांश विद्वानों को मानना है कि वे गुर्जरों से उत्पन्न हुए थे जो जाटों की तरह चरवाहे और लड़ाके थे। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख, वैनसांग के अभिलेख और बाणा के हर्षचरित में उल्लेख मिलता है। बाणा मतलब बाण भट्ट, ठीक है ना, और ये हर्षचरित लिखा हुआ है। सोलंकी कर्नाटक के चालुक्यों के वंशज थे। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक पश्चिमी और मध्य भारत में इन्होंने शासन किया। तो मैं बता दें, सोलंकी इस तरफ थे आपके, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर परमार हैं, ऊपर आपके चौहान हैं, यहाँ पे प्रतिहार हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको चंदेल भी दिखेंगे। अब लिखा हुआ है मुगल बादशाहों के कालानुक्रमिक क्रम लगाए, तो इनमें से पहले थे बहादुर शाह, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो शासक बनते हैं वो बहादुर शाह बनते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के बाद जो आपको देखने मिलता है वो फर्रुखशियर है। फर्रुखशियर, ये बहादुर शाह का नाम सालम प्रथम भी था, ये आपने याद रखना है। फर्रुखशियर के बाद जो शासक बनता है वो बनता मोहम्मद शाह, बहादुर शाह का पोता। उसके बाद आपको देखने को मिलता है शाह आलम चौथे पे, और लास्ट में अकबर पांचवा ही है। तो आंसर बनेगा पहले 4, ठीक है, 4 यहाँ पे, फिर 1, फिर 5, फिर 4 1 5, फिर 2 ये वाला आंसर होगा। पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह, जिन्हें साहिब बेखबर कहा जाता था, 1707 से 1712 तक 5 साल का ही शासनकाल है। शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और छत्रसाल के साथ शांति स्थापित की थी। उसने मराठों को सरदेशमुखी प्रदान और शाहू को रिहा कर दिया था, शाहू महाराज। फर्रुखशियर की अगर बात करें तो फर्रुखशियर उनके बाद शासक बनते 1713 से 1719। जो 2 सैयद भाई थे सिंहासन पर उनके द्वारा बैठाए जाते हैं, जो राज्य में वास्तविक शक्ति होल्ड करते थे, ठीक है ना, सैयद ब्रदर्स। अपने पहले शासन वर्ष के दौरान उसने जजिया को समाप्त कर दिया। याद रखना, फर्रुखशियर ने जजिया को समाप्त कर दिया जो औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार प्रदान करने के लिए एक फरमान प्रदान किया था। मोहम्मद शाह आता है 1719 से 48, रंगीला भी कहा जाता है इसे। हैदराबाद बंगाल ने अपने शासन काल के तहत क्या स्वायत्त राज्यों के दौरान अवध स्थापित किया गया, मतलब ये स्वतंत्र हो गए थे, बंगाल, हैदराबाद, अवध, ठीक है ना। हैदराबाद निज़ामुल मुल्क उस टाइम पे, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां या बुरहानुल मुल्क ये हो जाते हैं। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण देखने को मिलता है। कब? अहमद शाह अब्दाली, हाँ, भारत पे। और इससे पहले तो 1739 में कौन कर चुका है? नादिर शाह। 2 प्रमुख
बोल सकते हैं अफगान जो शासक रहते हैं इसी के टाइम पे हमला करते भारत की तरफ। आगे जाके अहमद शाह अब्दाली मराठों के साथ लड़ेगा 1761 में। शाह आलम द्वितीय, अगर इसकी बात की जाए तो 1728 में दिल्ली में क्या होती इसकी जन्म हुआ था। सम्राट आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। 1758 में इमाद उल मुल्क द्वारा दिल्ली से भागने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्होंने सम्राट को एक आवासी कैदी रखा था। उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ शरण ली और 1759 में अपने पिता की हत्या के बाद उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। 1788 में गुलाम कादिर नामक रोहिल्ला मुखिया ने उन्हें बेरहमी से अंधा कर दिया था और उन्होंने अपने अंतिम वर्ष अंग्रेजों के मराठा युद्ध 1803 से 5 के संरक्षण में बिताए थे। अकबर द्वितीय आता है तो 1806 से 1837 अकबर द्वितीय ने प्रसिद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव के कारण अकबर के पास वास्तविक शक्ति बहुत कम थी और ये पेंशनर थे अंग्रेजों के, और अपने केस लड़ने के लिए किसको इंग्लैंड भेजते हैं, राजा राम मोहन राय को, तो राजा के बाद तब देते हैं। अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र थे और बहादुर शाह के द्वितीय के थे पिता थे, बहादुर शाह जफर के। वह पहला मुगल शासक था जो ब्रिटिश संरक्षण में था, मतलब उनका पेंशनर बन गया था। उनके कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य केवल लाल किले तक क्या हो गया था, सीमित रह गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के संकेत औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिखाई देने लगे थे, फिर भी मुगल सत्ता कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक सर्वशक्तिमान थी। बाद में बहादुर शाह से लेकर मोहम्मद शाह तक के मुगल बादशाहों ने मुगल सत्ता को बनाए रखने की कोशिश की। बाद के मुगलों ने अपनी प्रजा के प्रति सुलह समझौता और सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने उस समय के धार्मिक देवताओं के साथ संबंध बनाए और राजस्व मुक्त भूमि, अनुदान और अन्य रियायतें देकर उनमें से अधिकांश को संरक्षण भी दिया। अच्छा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो ये सारा करता है कौन, औरंगजेब। दक्कन नीति हो गई, यूसुफजइयों के खिलाफ हो गई नीति, या फिर सिक्कों के खिलाफ हो गई, औरंगजेब। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्हें आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं शताब्दी तक उन्होंने अलग व पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रित कर दिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन के विचारों को लागू किया जो उसके शासन को समाप्त कर दिया। उनके शासन को एक राजनीतिक विरासत को छोड़कर जो उपमहाद्वीप के बाद के शासकों की अनदेखी नहीं कर सके। औरंगजेब की अगर बात करें, उत्तर पूर्व में अहोम जो आता है आपका किस तरफ आता है, असम में। लचित बोरफुकान महान सेनापति आते हैं अहोम जनजाति से, या ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र घाटी के पास असम में एक राज्य 1663 में हार गए थे, लेकिन उन्होंने 1680 के दशक में फिर से विद्रोह कर लिया क्योंकि अहोमों ने लंबे समय तक मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया था। वे अपनी संप्रभुता को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसका वे 600 वर्षों से आनंद ले रहे थे। यूसुफजई और सिक्कों के खिलाफ उत्तर पश्चिम में अभियान अस्थायी रूप से सफल रहा। उत्तराधिकार में मुगल हस्तक्षेप और मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों की आंतरिक राजनीति ने उनके विद्रोह को जन्म दिया। मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान शुरू में सफल रहे थे, हालांकि औरंगजेब की जेल से भाग निकले जो शिवाजी थे ने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। एक पुरंदर की संधि होती है शायद 1665 के आसपास, तो उसके तहत जो जय सिंह रहते हैं औरंगजेब के, जो बोल सकते हैं कि औरंगजेब की तरफ से जो लड़ते हैं, वो पुरंदर की संधि के लिए मजबूर करते हैं शिवाजी को और बोल सकते हैं एक मनसबदार की तरह पेश करते हैं औरंगजेब के सामने, ठीक है ना। तो लिखा और राजा घोषित किया और मुगलों के खिलाफ अपने अभियान फिर से शुरू कर दिए थे। राजकुमार अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और मराठों और दक्कन सल्तनत से समर्थन प्राप्त किया। अकबर के विद्रोह, ये अकबर कौन, दूसरा वाला, ठीक है ना। विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन सल्तनत के खिलाफ सेना भेजी। 1685 में बीजापुर कर्नाटक और 1687 में गोलकुंडा तेलंगाना पर कब्जा कर लिया। 1698 में औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से दक्कन में मराठों के खिलाफ अभियानों का प्रबंधन किया, जिन्होंने छापामार युद्ध शुरू कर दिया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। सतनामी हिंदू धर्म के एक संप्रदाय थे और वे औरंगजेब के सख्त इस्लामी नीतियों के खिलाफ नाराज थे, जिसमें नफरत वाले इस्लामी जजिया कर, गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान कर, संगीत और कला पर प्रतिबंध लगाना और हिंदू मंदिरों को नष्ट करना शामिल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने यूसुफ और सिखों के खिलाफ उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया था। हुमायूं की अगर बात करें तो अपने पिता की इच्छा अनुसार अपनी विरासत को बंटवारा करता है अपने भाइयों के प्रति और सभी भाइयों को एक एक प्रांत दे देता है। लिखा हुआ है, शेर खान ने, जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसने उसे ईरान भागने के लिए मजबूर किया। ईरान में हुमायूं को सफाविद जो डायनेस्टी शाह से सहायता मिली थी और उसी के तहत 1555 में वो दिल्ली में पुनः अधिकार करने में क्या रह जाता है, सफल रह जाता है, पर कुछ ही समय बाद उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अकबर की बात करें तो 3 अवधियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाई 1556 से 1570, ठीक है ना। तो लिखा हुआ, सूर्य और अन्य अफगानों के खिलाफ, मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ और मिर्जा हकीम और उज्बेक के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। 1568 में चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। फिर दूसरा आता है 1570 से 1585 गुजरात में सैन्य अभियान के बाद
पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। 1550 से 1605 अकबर के साम्राज्य का विस्तार, कंधार को सफाविद को जब्त कर लिया था, कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, साथ ही काबुल पर भी कब्जा कर लिया था। दक्कन में अभियान शुरू किया, बरार, खानदेश, अहमदनगर, इनको क्या कर देता है, कब्जा लेता है। शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ के दिन दक्कन में मुगल अभियान जारी रहता है। अफगान कुलीन खां जहान लोदी ने विद्रोह किया और हार गया। उत्तर पश्चिम में उज्बेक से बल्ख को जब्त करने का अभियान असफल रहा और कंधार सफाविद से हार गया। शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने जीवन भर आगरा में कैद रखा था। तो ये शाहजहाँ, ये जहांगीर के टाइम तक यहाँ तक रहता है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है यहाँ तक, ये अकबर के टाइम तक है और पूरा नीचे तक फैला देता कौन, आपका औरंगजेब। यहाँ पे देख सकते हैं ये शुरुआत में बाबर के टाइम पे जो आपको ये पीले कलर में दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा अकबर के टाइम तक है और फिर पूरा नीचे तक ले जाता कौन, औरंगजेब, दक्कन विजय। सिखों को किस सिख गुरु के तहत खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी आपकी 1699 में, याद रखना। और शुरू करने वाले कौन थे आपके, गुरु गोविंद सिंह। तो लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह 10 गुरुओं में अंतिम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म को बदल के रख दिया। 1699 में उन्होंने खालसा शुद्ध वफादारों को एक समुदाय बनाया जिन्होंने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहना और योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित किया। आज खालसा में सभी अभ्यास करने वाले सिख शामिल है। गुरु गोविंद सिंह ने 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी बने थे, क्योंकि उनकी हत्या करवा देता है औरंगजेब। उनकी शिक्षाएं उनके पूर्ववर्तियों से भिन्न थी। उनका मानना था कि कोई भी शक्ति सिखों का शोषण नहीं कर सकती। गुरु गोविंद सिंह ने कई रीति रिवाजों को पेश किया जो आज सिख उनका पालन करते हैं। जो सिख दीक्षा के अमृत समारोह से गुजरे हैं वह अमृतधारी बन जाते हैं, सिखों की दीक्षा देते हैं। वे 5 हैं, 5K जिन्हें बोला जाता है, 5 भौतिक प्रतीकों को पहनते जिन्हें सिखों को पहनना चाहिए। उन्होंने, अब ये बताऊंगा कौन कौन से, उन्होंने सिख पवित्र ग्रंथ को इंसान की जगह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब उन्होंने बोला कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां गुरु घोषित कर दिया। वो इमॉर्टल है, किताब है। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब हमेशा के लिए सिखों के मार्गदर्शक रहेंगे। सिख इसे मानव गुरु के समान दर्जा और सम्मान देते हैं। तो ये है भाई 5K। तो पहला आता केश, किसी भी सिख को बाल नहीं काटने, बाल लंबे रखने। दूसरा है कृपाण, कृपाण धारण करनी है। कच्छा, ठीक है ना, बोल सकते कच्छा धारण करना है। कड़ा धारण करना है और कंगा, कंगा बालों में फंसा के रखना है। तो ये 5 उन्हें हमेशा वेयर करने, ये याद रखना आप लोग। गुरु नानक देव की बात करें तो पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। गुरु का लंगर इन्होंने स्टार्ट किया था बाबर के समकालीन है और अभी हाल फिलहाल में 550वीं जो जयंती थी 2019 में, क्योंकि 1469 में जन्म हुआ था, तो करतारपुर कॉरिडोर आपका शुरू कर दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। गुरु अंगद देव उनके बाद 1504 से 1552 गुरुमुखी लिपि इंट्रोड्यूस कर देते हैं और गुरु के लंगर प्रथा को क्या करते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं। अमरदास जी आते हैं, ये जो सिख विवाह होता है आनंद कराज, ठीक है ना, उस सेरेमनी को मनाने स्टार्ट कर देते हैं। सिखों के बीच सती और प्रथा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर देते हैं और ये अकबर के समकालीन थे। रामदास आते हैं आपके चौथे। तो 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन जो अमृतसर की स्थापना वहाँ पे करते हैं और फिर स्वर्ण मंदिर का वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है। अर्जुन देव की बात करें तो स्वर्ण मंदिर का काम पूरा करते हैं। आदि ग्रंथ की रचना स्टार्ट हो जाती है अर्जुन देव के तहत और शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित होते हैं। इन्हें जहांगीर के ने राजकुमार खुसरो की मदद में क्या कर दिया था, मार दिया था। जहांगीर ने हत्या करवा दी थी किसकी, अर्जुन देव की। हरगोविंद सिंह ये पहले मिलिटराइज थे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है एक सैन्य समुदाय में बदल दिया, सैनिक संत कहा जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी हरगोविंद ने और अमृतसर शहर को मजबूत किया था। स्वर्ण मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बस सोने की छत जो चढ़ाई थी वो महाराजा रंजीत सिंह चढ़ाएंगे बाद में। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। हर राय की बात करें, शांति प्रिय थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने में और मिशनरी काम करने में समर्पित किया था। उसके बाद हरकिशन आते हैं, सबसे छोटे हैं, 5 वर्ष की उम्र में गुरु बन जाते हैं और इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया गया था। गुरु तेग बहादुर आते हैं, 9वें सिख गुरु हैं जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक, ठीक है ना, के रूप में जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक, कवि थे जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। ये एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानी की शहर की स्थापना की जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर को 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। और अंतिम सुख गुरु आते हैं आपके कौन, गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, एक नया संस्कार पाहुल स्टार्ट करते हैं और मानव रूपी अंतिम गुरु हैं। उसके बाद 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।